हाँ तो मित्रों, चलिए इकोनॉमी के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी थियरी भी पढ़ लेते हैं। आपके कौन से सवाल सॉल्व कर रहे हैं? तो आज जो रविवार है सुबह 11 बजे अनअकैडमी की यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट हुई थी, उसमें जो इकोनॉमी के सवाल पूछे गए उसे सॉल्व करते हैं। और अगर किसी कारण आपका ये टेस्ट मिस हो गया हो तो शाम को 5 बजे भी ये फिर से टेस्ट होगा, जिसमें दूसरे ऐसे सवाल होंगे और इसमें रैंक लाने पर आप ये सब आकर्षक इनाम और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अब पिलर वाइज हम ये इकोनॉमी के सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पिलर 1, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसमें हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी में जब भी सप्लाई डिमांड का मिसमैच हो तो महंगाई होती है कि 20 रुपये की चीज़ 150 में मिल रही है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है? सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकती, तो उसने डिमांड कम करना चाहिए। अब डिमांड कम करने के लिए वो लोन महंगे करवा देगा, और लोन महंगे करवाने हैं उसके वास्ते अलग अलग जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको वो ट्यून अप करते रहता है। अब आप समझिए, एक इंस्ट्रूमेंट है रेपो और दूसरा है रिवर्स रेपो। इसमें खेल कुछ ऐसे होते हैं कि आरबीआई और बैंकर्स आपस में जो लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, उसका खेल चल रहा है कि जहाँ पर वो गिरवे रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहले बेचेंगे मान लो 100 रुपये में, फिर वापस खरीदेंगे मान लो 106 रुपये में, तो 6% हुआ। तो ऐसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये एक प्रकार का ओपन मार्केट ऑपरेशन है। हाँ, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन सब टॉपिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसमें जो भी चीज़ गिरवे रखी गई है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको बायबैक करने की प्रॉमिस होती है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई गेम खेली जाए कि जहां पर बायबैक की प्रॉमिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कार बेचा और फिर मैं वापस तो खरीदूंगा नहीं, गेम खत्म। तो अगर ऐसा कोई खेल खेला जाए उसे हम कहते हैं आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उसमें बायबैक नहीं होता है, बेचा हुआ माल वापस नहीं खरीदा जाता। अब इस पे से एक प्रश्न पूछा गया, वीडियो पॉज करके आप देखें। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो पहला क्या कहता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट, बराबर है, मतलब बायबैक नहीं होगा। और बाकी भी जो चीज़ें हैं कि आरबीआई जो भी खरीद बेच रहा है उसको वापस बायबैक नहीं करेगा। तो वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शंस आर परमानेंट इन नेचर। तो जवाब होगा ये, बोथ आर करेक्ट, और दोनों ही स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को कि हमें कुछ समझ नहीं आया, आई एग्री। तो आपको थियरी पता नहीं तो समझिए वो खुद में आधे आधे घंटे के कुछ लेक्चर्स मुझे आपको बनाने पड़े। इसी चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप देखिए, वरना आप ऐसा सर्च करो इकोनॉमी रैपिड रिवीजन, इकोनॉमी रैपिड रिवीजन, और मेरे जो वीडियोस आए उसको आप सीक्वेंस में देखिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो एमसीक्यू कुछ सॉल्व कर रहे थे, CRR रेपो का सब गेम समझा, बैंक क्लासिफिकेशन से कोई सवाल पूछे नहीं थे, शेयर बाजार से कुछ पूछा गया। देखिए फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें कुछ आप पैसा मोबिलाइज करना चाहते हैं, आपको कुछ धंधा शुरू करना है, एक्सपांड करना है, यू गो टू फाइनेंशियल मार्केट। अब अगर आपको 1 साल या उससे ज़्यादा अवधि के लिए पैसा मोबिलाइज करना है तो आप जाते हैं कैपिटल मार्केट में, वहाँ पर अपने शेयर्स या इक्विटी जारी करते हैं। आपको लोन के स्वरूप में वो पैसा चाहिए तो आप बाजार में बॉन्ड या डिबेंचर जारी करते हैं। तो दीज आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, 1 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो आप जाएंगे मनी मार्केट, मुद्रा बाजार में। उसमें जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि सरकार को 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए तो ये ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेस एंड मीन्स एडवांसेस। उसी तरह कंपनियों के ये हैं LIC बैंक वगैरह, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के ये इंस्ट्रूमेंट है। वीडियो पॉज करके आप देख लो, 4, 3, 2, 1। तो इसमें से सिंपल क्लासिफिकेशन प्रश्न पूछा, फिर से आप देख लीजिए, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो देखिए ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब 1 साल से कम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया है। तो डिवेंचर और इक्विटी शेयर्स तो हो नहीं सकते, वो तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो बचा हो जाओ कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स। सो द आंसर इज बी, ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट। फिर पिलर 1D, मतलब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब गरीबों को बैंक लोन आदि की सुविधा हो। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी, जनधन योजना है, मुद्रा योजना है। तो एक योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। वो ऐसा है कि हर एक बैंक ब्रांच ने एक SC ST एंटरप्रेन्योर, एक महिला एंटरप्रेन्योर को बिजनेस के लिए लोन देने हैं। तो यस, दैट इज द आंसर, बी। नेक्स्ट पिलर इज बजट टैक्सेशन। टैक्सेस में आप देखिए कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो आपने प्राइस प्लस GST दिया दुकानदार को और दुकानदार ने उसमें से GST सरकार को दिया। तो ऐसे GST, वैट, एक्साइज, कस्टम आदि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब जो जीवन के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे मिल्क, तो उस पर बहुत कम टैक्स लगे या बिल्कुल टैक्स ना लगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए ख़राब है, जैसे ये कैसीनो, बैटिंग, गैमलिंग, गुटखा, इनको हम कहते हैं सिन गुड्स। तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए ताकि पब्लिक कम इसका इस्तेमाल करे। तो हो सकता है इस पर 18%, 28% टैक्स लगते हैं।
तो इस पर एक प्रश्न है 4 3 2 1। हाँ, तो सीन गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, कौन सा सिद्धांत है? तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था आर्थर पिगू, उसने कहा ये सब करना चाहिए। तो जवाब कैसी? पिगुवियन टैक्सेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे तो बाकी के जो ऑप्शन है उसका क्या हिसाब है, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। जल्दी से समझ लेते हैं। इनकम टैक्स जो आपकी आमदनी पे लगता है, तो गरीब आदमी पर कुछ नहीं। इनफैक्ट अप टू 12 लाख रुपए तक आप कमाते हैं साल में तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, जबकि अदानी अंबानी जो करोड़ों में कमाते होंगे उनकी इनकम पर 30% टैक्स। तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि गरीब पे कम लगता है, अमीर पे ज़्यादा लगता है, और उन पैसों से सरकार गरीब कल्याण की फिर योजनाएं चलाएंगी। जीएसटी की प्रकृति थोड़ी अलग है, वो ऐसा कि गरीब पर ज़्यादा बोझ है, अमीर पर कम बोझ है। समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जिसका प्राइस है 10,000, उस पर 1800 रुपये जीएसटी लगता है 18% के हिसाब से। तो ये तो गरीब पे भी 18% है, मिडिल क्लास पे भी 18%, लेकिन उनकी इनकम का कितना पैसा टैक्स में जा रहा है आप सोचने बैठो तो देखिए, गरीब आदमी जो 18,000 कमा रहा है, मिडिल क्लास जो 1 लाख कमा रहा है एक महीने के अंदर, अब परसेंटेज निकालो तो जो ये 18,000 कमा रहा है वो आदमी भी 1800 रुपये मोबाइल पर जीएसटी भर रहा है, मतलब उसकी इनकम का 10% गया। उसके मुकाबले मिडिल क्लास जो लाख रुपए कमा रहा है, जीएसटी भरा 1800, तो मुश्किल से 1.8% उसकी इनकम का पैसा जीएसटी में गया। तो जब आप पिरामिड बनाते हैं तो गरीब आदमी की इनकम का 10%, मिडिल क्लास की इनकम का कम परसेंट, और अमीर आदमी का तो और कम परसेंट जाता है। इसलिए जीएसटी को कहा जाता है वो एक रिग्रेसिव टैक्स है, गरीब पे ज़्यादा बोझ, अमीर पे कम। तो प्रोग्रेसिव क्या हुआ? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वो टैक्स बढ़ता है। जैसे इनकम टैक्स 0, 5, 20, 30, तो अमीर पे ज़्यादा, गरीब के कम, दैट इज प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेस कैसे? जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज वगैरह, कि वहाँ पर गरीब की जेब पर ज़्यादा बोझ है, अमीर पर कम है। ये स्लाइड वीडियो पॉज करके देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया। 4 3 2 1। तो इस कारण से जवाब पिगोवियन हुआ, क्योंकि खराब चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ, ऐसा ये सिद्धांत यहाँ से आता है। आप कहते तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मतलब मान लीजिए इनकम टैक्स ऐसा बनाया जाए कि हर एक आदमी उसकी इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, चाहे आप 15 लाख कमा रहे हो, 25 करोड़ कमा रहे हो कुछ। तो फिर ये लाइन कैसी बनेगी कि हर एक पर 30% इनकम टैक्स लग रहा है। तो ऐसा अगर कोई डायरेक्ट टैक्स बने, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टैक्स। यार उसका उतना लोड नहीं लेना, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सरकार को जब आमदनी से ज़्यादा खर्चे हो जाए तो घाटा हो जाता है, बाजार से पैसा लोन में लेना पड़े, तो उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। पूरे देश का भी हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो ऐसा कि हम बाहर से जितना ऑयल, गोल्ड, मेडिसिन, फर्टिलाइजर मंगवाते हैं उसके सामने हम कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। उसी प्रकार विदेशों से जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के रूप में हमारे यहाँ पैसा आता है, बनाम हमारा जितना पैसा बाहर जाता है, उन सब का प्लस माइनस करो तो हम लॉस में हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर करंट अकाउंट और उसमें ऐसी डेफिसिट हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा देश है जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा हो और उसकी सरकार की फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट। ऐसा इकोनॉमिक्स सर्वे ने शब्द प्रयोग किया। तो वीडियो पॉज करके देखिए। 4 3 2 1। तो जवाब क्या है? ट्विन डेफिसिट मीन्स फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों बहुत ज़्यादा। उसके बाद बजट का क्लासिफिकेशन, आप स्लाइड पॉज करके देखिए। 4 3 2 1। ये अभी आपको नहीं समझ आए तो भी लोड नहीं लेना, क्योंकि जब फरवरी में बजट आएगा तो फिर से मैं उसका लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, थियरी और करंट अफेयर्स, मतलब नया बजट कंबाइन करके, तब समझ लेंगे। मतलब कुल मिला के समझो कि बजट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन पूछा है जो यूपीएससी भी पूछते रहती है। वीडियो पॉज करके आप देखिए। 4 3 2 1। ये क्या बोल रहा है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट, मतलब बिना उधारी का पैसा है। तो आरबीआई से लोन लिया सरकार ने तो वो तो बोरोइंग हुआ, तो वो गलत है। मार्केट बोरोइंग थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो भी गलत हुआ। तो लोन के बिना वाला जो पैसा है, तो 1 and 4 इज रॉन्ग, तो उड़ा दो। तो जवाब क्या होगा? द आंसर विल बी बी 2 and 3 ओनली। आगे तो बहुत आसान था, वो जानबूझ के आसान रखा है, क्योंकि आप समझो ये एकदम जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा एक एक्सपोजर मिले कि कम से कम मुझे इतना सब पता है कि नहीं। नहीं पता है तो फिर कोई जिद नहीं करनी चाहिए कि मुझे 2026 का अटेम्प्ट देना है, 27 वगैरह टारगेट करो। यार पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें। अब उसमें सिंपल जो बुनियादी चीज़ें हैं कि डॉलर का भाव 60 की जगह अगर 80 हो गया तो मतलब रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, ऐसा हम कहते हैं। अब ये स्थिति जो है वो भारत के एक्सपोर्टर्स को मौज करा देगी कि जो वाघ बकरी चाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो मान लीजिए
ऐसा भाव चल रहा है कि 1 ग्राम चाय का 1 रुपया, तो मतलब 60 रुपये में 60 ग्राम चाय, 80 रुपये में 80 ग्राम चाय आ रही है। तो फॉरेनर ये सोचेगा देखो $1 का 60 का 80 हो गया, तो मैं तो 60 की जगह 80 ग्राम चाय भारत से खरीद सकता हूँ। तो वो केन्या, इथियोपिया, बाकी देशों में नहीं जाएगा, भारत से चाय खरीदेगा। तो अपने एक्सपोर्टर्स का बिजनेस बढ़ जाएगा और उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। करेक्ट है, तो उसकी तो हैप्पी इमोजी है। जो इंपोर्टर है, भारत का इंपोर्टर, वो नाराज हो जाएगा क्योंकि वो बाहर से जो भी लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मंगाता है उसको ज़्यादा पैसा देकर मंगवाना पड़ेगा, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन पे असर होती है, नेगेटिव है। वीडियो पॉज करके स्लाइड देख लो। 4 3 2 1। अब इधर से सिंपल पूछा है, अगेन पॉज द वीडियो। 4 3 2 1। तो व्हेन रूपी डेप्रिशिएट्स, मतलब क्या वो बोल रहा है कि $1 का 60 की जगह 80 हो गया, तो इंडियाज इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर। हाँ, वो तो करेक्ट है। दूसरा क्या बोला है कि व्हेन रूपी डेप्रिशिएट, मतलब सेम बात, इंडियाज एक्सपोर्टर्स यूजुअली अर्न लोअर प्रॉफिट, तो वो तो रॉन्ग है ना, उल्टा उसका तो हैप्पी इमोजी हो जाएगा। तो 2 इज रॉन्ग। तो अब एलिमिनेशन मेथड करो तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, तो जवाब क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। पिलर 4, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब बातें हम करते हैं। अब उसमें सिंपल वन लाइनर पूछा था, व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, खासकर ये जो लार्ज अप्लायंस, जो पहले के ज़माने में अमेरिका में जब बिकती होंगी तो ज़्यादातर इसको सफ़ेद कलर में बेचा जाता था। अब ये जो वाइट गुड्स हैं, मतलब हैवी हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये चर्चा में कब रहते हैं कि भारत सरकार चाहती है सैमसंग, एलजी आदि आके भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन करें, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो ऐसी एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, हालांकि बाद में बंद कर दी, तो इस कारण चर्चा में रहते हैं। जीएसटी 2.0, अब इसमें ऐसा है कि जैसे बड़ी साइज़ के कुछ एसी होंगे, मान लो पहले उस पर 28% जीएसटी लगता हो, अभी कम करके 18% किया हो, और उसके चलते ये फेस्टिवल सीजन में बहुत एसी और फ्रिज सब बिक गया। ऐसे सब चर्चाओं में आते रहते, तो एक लाइनर में पता रखना था। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो। 4 3 2 1। हाँ, तो एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, फ्रिजेस, ये सभी के सभी दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइट गुड्स। खैर, तो ऐसे और भी आसानी सवाल थे। आसान रखने का कारण ये कि ताकि जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिले, ऑल इंडिया अपना वो रैंक देख सके, ताकि थोड़ी एक सीरियसनेस बढ़े कि मैं भले थोड़ा पढ़ रहा हूँ लेकिन बाकी 15,000 लोग मुझसे आगे हैं, और सीट प्रीलिम्स से मेंस पास करने वाले की सीट होती है 14,000, तो मेरा टफ है। तो देन ही बिकम सीरियस। तो मॉर्निंग सेशन तो ख़त्म हो गया है। इवनिंग सेशन में फिर से ऐसे ही कुछ अलग अलग सवाल होंगे शाम 5 बजे। आज ही जुड़ सकते हैं, रैंक पता चले, कंपटीशन बढ़े, और बाकी अच्छे रैंक आप लाते हैं तो ये सब आईफोन, मैकबुक, कार आदि इनाम भी हैं, स्कॉलरशिप भी है। पर वो गौण चीज़ है मेरे हिसाब से। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि मेरी तैयारी लाइन टू लाइन चल रही है कि नहीं। बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें भी रीजनेबल क्वालिटी के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Unacademy. Let's crack it.